हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सूत्र में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि ये तर्कस सीरीज का है बुक, उस बुक से कवर कराया था। जो भी पीएससी में या यूपीएससी में या हेडमास्टर के एग्जाम में, सीडीपीओ में, बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का पेपर है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हर क्वेश्चन के बाद जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो अगर आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तो एग्जाम में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा और पॉलिटी के क्वेश्चंस आप सही बना पाएंगे। तो मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए और अच्छे से इसका आर्टिकल जो है 2 बार 3 बार देखिएगा तो याद हो ही जाएगा एग्जाम के लिए। तो इसको देखिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ या जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 23 तक कराया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये 60वीं 62वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है कि भारतीय नागरिकों को उपलब्ध लेकिन विदेशियों को नहीं उपलब्ध मौलिक अधिकारों को चुनें। मतलब कि ऐसे कौन से अधिकार मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को तो हैं प्राप्त लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ए। देखिए, 1 और 3। अब 1 और 3 क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। और तीसरा जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार, तो हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो अधिकार प्राप्त है वो विदेशियों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अब देखिए इसका पूरा व्याख्या क्या है कि केवल भारत के नागरिकों के लिए प्रदत्त मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट क्या क्या है। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 में वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, मतलब कि समानता का अधिकार जो है, ठीक है। उसमें और देखिए क्या है, नए अनुच्छेद 16 में क्या है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। उसके बाद आर्टिकल 19 क्या है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों की का संरक्षण है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्या क्या है? तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की, और कोई भी पेशा अपनाने की या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की। तो इतना जो है स्वतंत्रता के अधिकार में ये सब भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। तो हमारे देश में जो भी अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति का को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने संरक्षित किया हुआ है। उन लोगों को अपना पर्व त्योहार मनाने का अधिकार है, उन लोगों को अपने भाषा, अपने कल्चर को बढ़ावा देने का, प्रमोट करने का अधिकार है। और उसके बाद आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का भी अधिकार है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है पॉइंट कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें से कौन कौन सा आर्टिकल, मान लीजिए एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं सिर्फ आर्टिकल का नंबर पूछ दे कि ऐसा कौन कौन सा आर्टिकल है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं है। तो 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 14 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता या विधियों कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और विधि के समक्ष समता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जबकि विधियों कानून के समान संरक्षण का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मतलब कानून के समक्ष समता, मतलब सब लोग एक समान है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान के और और सबके ऊपर कानून जो है वो समान रूप से लागू होगा, समान संरक्षण होगा, वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कानून के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है।
देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश जो है, कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? तो यह है ब्रिटेन के संविधान से। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार से है। गोलकनाथ मामले में क्या था कि अदालत ने घोषणा की कि संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 13 के आशय में एक सामान्य कानून और कहा कि कोई भी संशोधन नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता है। इसलिए इस तरह के किसी भी संशोधन को स्वतः ही अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी कानून में संशोधन जो फंडामेंटल राइट्स को, हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार को कम करे, उसको स्वतः ही अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये यही केस था गोलकनाथ बनाम। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यह है न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी का मामला। न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी 2017 का मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें कहा गया है कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक संवैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित है। निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है और जो ये इसकी गारंटी जो है सुप्रीम कोर्ट देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो इसलिए आर्टिकल 21 को क्या कहा गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो यह आर्टिकल 21। ये यूपीएससी का 2021 का क्वेश्चन है। निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो ये क्या है? अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटीकृत स्वतंत्रताएं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया जा चुका है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरिश संविधान के आर्टिकल 45 से ली गई है एवं आयरिश संविधान द्वारा इसे स्पेन के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। भारत के संविधान के भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 37 निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बात करता है। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि इस भाग में निहित उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब अगर इसका कोई उल्लंघन हो तो आप न्यायालय में जाके इसके खिलाफ याचिका नहीं दायर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और राज्य का कर्तव्य होगा कि इन सिद्धांतों को विधि बनाने में लागू करे। ठीक है, राज्य को अगर कोई नियम बनाता है तो इस सिद्धांत को लागू करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए होता है, ये लोगों के मतलब उन लोगों के जीवन स्तर को सही बनाने में या इसके लिए ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? कौन कौन सा कथन गलत है इसमें पूछा है। ये पहले सारा कथन देखिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47, और इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं या विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें कौन कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है 2 और 3। 2 और 3 जो है गलत है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ये नहीं होगा, 42वें संविधान संशोधन में नहीं हुआ था। और इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि आर्टिकल 39A, 43 और 47, ये नहीं है। अब देखिए इसका क्या है एक्सप्लेनेशन देखिए कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को अक्सर लघु संविधान के रूप में संदर्भित किया जाता है।
क्योंकि इस संशोधन ने भारत के संविधान में व्यापक परिवर्तन किए थे। ये परिवर्तन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित थे, जिसका गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, तो 42वां संविधान संविधान संशोधन 1976 को क्या बोलते हैं? लघु संविधान भी बोलते हैं। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इसे लागू किया था। और उसमें क्या क्या परिवर्तन था? तो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। साथ में राष्ट्र की एकता वाक्यांश को राष्ट्र की एकता और अखंडता से बदला गया था। उसके बाद क्या है? राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। इस संशोधन अधिनियम द्वारा 3 नए निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 39A, 43 और 48A को राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया और अनुच्छेद 39F में परिवर्तन किया गया था। तो इसमें देखिए क्या जोड़ है? 43 और 47, 39A। इसमें 47 वगैरह नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या है? अनुच्छेद 39A क्या है? समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये जोड़ा गया था। 43A क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। और 48A क्या है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वनों को एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A नामक एक नया भाग जोड़ा गया। इस भाग में केवल एक अनुच्छेद अनुच्छेद 51A है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और एक बाद में जोड़ा गया 11वां, इसलिए 8 मौलिक कर्तव्य भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है? 7वीं अनुसूची शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, वजन और माप, न्याय प्रशासन एवं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन आदि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के। और संसद में क्या क्या किया गया था? देखिए, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि संविधान में कितना परिवर्तन हुआ था उस समय। और क्या है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह का पालन करने के लिए बाध्य किया गया। इससे चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की। कानून व्यवस्था के संघर्षों से निपटने के लिए राज्यों में सशस्त्र बलों को तैनात करने के लिए केंद्र को सशक्त किया। संसद और राज्य विधानसभा में कोरम आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया। इसे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा बहाल कर दिया गया। संसद को अपने सदस्यों और समितियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर नियमित रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल के बजाय 6 साल कर दिया गया था। इसे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा बहाल कर दिया गया। ठीक है, तो इस में संसद में क्या क्या परिवर्तन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये देखिए, ये सारा इसमें दिया हुआ है। और फिर आपातकाल में क्या हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल के उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 में किए गए परिवर्तनों के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या केवल इससे केवल एक हिस्से पर लागू हो सकती है। इस संशोधन अधिनियम ने किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया। अतः कथन 2 और 3 गलत हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित मौलिक अधिकार काफी हद तक यूएसए के संविधान से प्रेरित है। इसे अक्सर भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के रूप में किसे संदर्भित किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक। अब देखिए भारतीय संविधान की अन्य स्रोतों से आहरित विशेषताएं क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है और क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए स्रोत और विशेषताएं। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज लागू कर दी गई थी, जैसा था वैसा ही। तो उसमें क्या क्या है, संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। ये जो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 में था ये सबको इसमें लागू कर दिया गया। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया, तो संसदीय सरकार लिया गया, विधि का शासन लिया गया, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार, रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली, ये सब ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, यह अमेरिकी संविधान से है। कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना तथा सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता और राज्यपालों की नियुक्ति, यह है कनाडा के संविधान से। आयरिश संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये सब आयरिश संविधान से। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जर्मनी का वाइमर संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। सोवियत संविधान यूएसएसआर अब रूस, उससे क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय, इसका आदर्श जो है वो यूएसएसआर मतलब रूस के संविधान से। फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है ये फ्रांसीसी। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है वो कहाँ से लिया गया, तो फ्रांसीसी संविधान से। अच्छा, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। और उसके बाद से जापानी संविधान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इससे अक्सर पॉलिटी का कोई ना कोई एक क्वेश्चन यूपीएससी या हर एग्जाम में कि किस संविधान से क्या लिया गया है, उसकी विशेषताएं हमारे संविधान में, ये जरूर पूछता है। तो ये पूरा चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में इसके अर्थ की पुष्टि की जिसमें यह कहा गया कि यह विशेष जातियों में उनके जन्म के परिणाम स्वरूप लोगों के कुछ वर्गों पर रखी गई सामाजिक सीमाओं का संकेत देता है। अस्पृश्यता का अर्थ हुआ कि कुछ विशेष जातियों में अगर किसी का जन्म हुआ है और उस पे कुछ सामाजिक सीमाओं का संकेत, मतलब सामाजिक सीमा रखी गई कि आप ये नहीं कर सकते हैं या आप वहां नहीं जा सकते हैं, तो ये अस्पृश्यता हुआ। और इसी को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 17 के तहत अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि इस प्रकार इस अधिकार का उल्लंघन न हो। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए अपराधों के कृत्यों में शामिल प्रत्यक्ष रूप से या प्रतीकात्मक रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देना, लोगों को किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश करने से मना करना, आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से जो अस्पताल है या शैक्षणिक संस्थान या छात्रावासों जैसी
सुविधाओं में व्यक्तियों को जाने देने से रोकना या इनकार करना, पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना और अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करना। ये सारी चीजें जो हैं आर्टिकल 17 में शामिल की गई हैं कि अगर इसका इसका उल्लंघन हुआ तो फिर वो एक दंडनीय अपराध है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से दो शब्द शामिल किए गए हैं? तो ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। देखिए इसकी व्याख्या है कि प्रस्तावना को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के बीच दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो यह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। यद्यपि हमारे संविधान में विदेशियों को भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फिर भी कुछ मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। अब देखिए विदेशियों को कौन कौन सा अधिकार मिला हुआ है। तो सबसे पहले विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। यह सिद्धांत भारत में ब्रिटिश नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21, ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। उसके बाद क्या है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है। और उसके बाद क्या है? केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता, तो व्यापार और पेशे की, आर्टिकल 19 है। यह अधिकार जो किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को चलाने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, ये केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं? तो ये क्या है? 2 और 4, समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी सिद्धांत में आता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ये दोनों जो है वो गांधीवादी सिद्धांत में आता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो डीपीएसपी, ये आर्टिकल 36 से 51 को औपचारिक रूप से श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। हालांकि ये सारा एक्सप्लेनेशन ऊपर के क्वेश्चंस में दिया है, फिर भी मैं इसको वापस से पढ़ती हूँ। जितनी बार आप लोग इसको देखेंगे पढ़ेंगे उतना ही याद होगा। औपचारिक रूप से श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हालांकि विद्वान और न्यायविद आमतौर पर इन्हें इनकी विषय वस्तु और वैचारिक झुकाव के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन सा 3 प्रकार है? तो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। गांधीवादी सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निर्धारित पुनर्निर्माण कार्यक्रम को प्रतिबिंबित करता है। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निर्धारित पुनर्निर्माण कार्यक्रम को प्रतिबिंबित करता है। इसमें अनुच्छेद 40 पंचायत, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग, अनुच्छेद 47 नशीले पदार्थों का निषेध आदि शामिल है।